तो अब लैटेंट हीट को देखेंगे, लैटेंट हीट के कंसेप्ट को समझेंगे कि लैटेंट हीट एक्चुअली में क्या होती है। अब देखो, सपोज अगर ये मेरा एक बीकर है और इस बीकर के अंदर क्या है, इस बीकर के अंदर मेरा एक सॉलिड का मैटर इस बीकर के अंदर प्रेजेंट है। और हम सबको पता है सॉलिड के अंदर क्या है, सॉलिड के अंदर ऐसे एटम्स होते हैं जिन एटम्स के अंदर का जिन एटम्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है इन सॉलिड के एटम्स के अंदर। अब ये जो मेरा सॉलिड है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इस सॉलिड का टेम्परेचर है। और अब ये जो मेरा सॉलिड है, इस सॉलिड को मैंने अब तक इसको मैंने हीट प्रोवाइड नहीं की, मतलब इसको मैंने अब तक 0 जूल हीट मैंने इस मेरे सॉलिड को प्रोवाइड की है। और मैंने क्या किया, अब इस सॉलिड को मैंने सबसे पहले इसको मैंने 10 जूल हीट मैंने इस सॉलिड को प्रोवाइड की। और जो हीट मैंने इस सॉलिड को यहाँ से मैंने इसको 10 जूल हीट प्रोवाइड की, तो इस सॉलिड का मैंने हीट प्रोवाइड करने के बाद इसका मैंने टेम्परेचर मेजर किया, तो इसका टेम्परेचर मुझे मिला 30 डिग्री सेल्सियस। अब इस सॉलिड को मैंने फिर से और 10 जूल हीट मैंने इसको प्रोवाइड किया और इसका टेम्परेचर मुझे मिला 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर जैसे जैसे मैं इसको हीट प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज होते जा रहा है। अब मैंने इसको फिर से और 10 जूल हीट प्रोवाइड की, इसका टेम्परेचर मेजर किया, तो मुझे इसका टेम्परेचर मिला 50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जैसे जैसे हीट प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है। तो अब मैंने इसको फिर से और 10 जूल हीट मैंने इसको प्रोवाइड किया और इसका टेम्परेचर मैंने मेजर किया, तो मुझे इसका टेम्परेचर मिला 50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैंने इसको हीट यहाँ पे प्रोवाइड की तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 50 का 50 रह गया, 50 का 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था अगर हीट प्रोवाइड की तो, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये जो मेरी हीट है, ये तो मैंने इस सॉलिड को दे दिए, इस सॉलिड ने भी ये हीट यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिए। तो फिर इस सॉलिड ने हीट तो एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन टेम्परेचर क्यों इंक्रीज नहीं हुआ? तो ये जो मेरी हीट है वो हीट कहाँ गई? तो ये हीट चली गई इन सॉलिड के अंदर के एटम्स के अंदर के जो बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड को ब्रेक करने में ये जो मेरी हीट है वो हीट इन एटम्स के अंदर के स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज हो गई। और इसी की वजह से ये मेरी जो हीट है वो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पाई, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करने में इसकी जो है वो अमाउंट इसके अंदर यूज हो गई बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो अगर इसके अंदर के बॉन्ड अगर ब्रेक हो गए, इसका मतलब ये जो मेरा आधा सॉलिड है उसके बॉन्ड्स अगर ब्रेक हो गए, मतलब आधा जो मेरा सॉलिड है अब लिक्विड की स्टेट में चला गया और आधा अभी भी मेरा सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस मेरे सॉलिड को फिर से 10 जूल हीट मैंने इस बीकर को मैंने प्रोवाइड की और मैंने इसका टेम्परेचर मेजर किया, तो मुझे इसका टेम्परेचर अभी भी 50 डिग्री सेल्सियस ही मिला, मतलब मेरा टेम्परेचर अभी भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये जो मेरी और 10 जूल हीट है वो कहाँ गई? तो ये जो मेरी और 10 जूल हीट है वो यूज हो गई इन बाकी के बॉन्ड्स को, बचे हुए बाकी के बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, ये मेरी 10 जूल हीट यूज हो गई। तो ये जो मेरा पूरा का पूरा मैटर है वो अब पूरा का पूरे उसके अंदर के बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। इसका मतलब है मेरा पूरा जो सॉलिड वो अब लिक्विड की स्टेट में प्रेजेंट है। और लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फिर से और 10 जूल हीट प्रोवाइड की और इसका टेम्परेचर मैंने मेजर किया, तो मुझे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मिला। अब आप मुझे बताओ, ये जो मेरी हीट है, इस पूरे हीट के अंदर ऐसी कौन सी हीट है जिस हीट ने इस मेरे मैटर की स्टेट को चेंज किया था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया था, मतलब स्टेट को चेंज किया था और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा था। तो ये जो मेरी हीट है 10 और 10 जूल, ये 20 जूल जो मेरी हीट है, ये ऐसी हीट है कि इस हीट ने मेरी मैटर की स्टेट को चेंज कर दिया, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस हीट ने सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब मैटर की स्टेट को चेंज कर दिया और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा। तो इसी को हम कहते हैं लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट क्या होती है? लैटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जो मैटर की स्टेट को चेंज करती है, सॉलिड से लिक्विड में ले जाती है या फिर लिक्विड का उसका वेपर कर देती है, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे। मतलब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है उस टाइम पे और हमारा जो मैटर है वो कन्वर्ट हो जाता है, उसकी जो स्टेट है मैटर की वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी हीट को हम कहते हैं लैटेंट हीट। अब मैंने क्या किया, मेरा तो पूरा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब मैंने फिर से यहाँ पे मैंने आगे जाके क्या किया, इसको और मैंने हीट प्रोवाइड की कि आगे क्या होता है वो देखने के लिए मैंने इसको 10 जूल हीट प्रोवाइड की थी, फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था और मैंने इसको क्या किया और 10 जूल हीट मैंने इसको प्रोवाइड किया और इसका टेम्परेचर मेजर किया, तो मुझे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मिल रहा है। इसका मतलब
अब मैंने और इसको 10 जूल हीट मैंने इसको प्रोवाइड किया और इसका टेम्परेचर मेजर किया तो मुझे इसका टेम्परेचर मिला 80 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, फिर से इसको और 10 जूल हीट प्रोवाइड की और इसका टेम्परेचर मैंने मेजर किया। अब ये मेरा लिक्विड फॉर्म में है, इसको मैंने और 10 जूल हीट प्रोवाइड किया और मैंने इसका टेम्परेचर मेजर किया तो मुझे इसका टेम्परेचर मिला 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे भी मेरा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो फिर ये जो मेरी हीट है ये हीट कहाँ गई? अब हम सबको पता है इस हीट ने क्या किया, इस हीट ने ये जो हमारे बॉन्ड है इन सब बचे हुए वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के अंदर जो प्रेजेंट है उनको उन बॉन्ड्स को इस हीट ने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब अब जो पहले मेरा लिक्विड फॉर्म में था अब वो किस फॉर्म में चला गया, वो मेरा चला गया गैस की फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर अब कोई वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बचा। तो अब ये जो मेरा मैटर है वो गैस के अंदर चला गया। तो इसके बाद जब मेरा पूरा का पूरा वेपर के अंदर फॉर्म हो गया लिक्विड का, अब इसके बॉन्ड ब्रेक हो चुके तो अब ये मेरा वेपर फॉर्म हो चुका है इसके अंदर पूरा। तो मैंने क्या किया, इसको फिर से मैंने इसको टेम्परेचर इसको मैंने और हीट प्रोवाइड किया और इसका टेम्परेचर मेजर किया तो मुझे इसका टेम्परेचर मिला 90 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्टेट चेंज होने के बाद मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और मैंने 10 जूल इसको हीट प्रोवाइड की, इसका टेम्परेचर मेजर किया तो मुझे मिला इसका 100 डिग्री सेल्सियस। मुझे मतलब मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम ये चेक करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो 10 जूल हीट है वो 10 जूल हीट भी हमारी लैटेंट हीट है या नहीं है, उसको हम चेक करेंगे। तो अब देखो इसके लिए हमारे दो क्राइटेरिया है। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हीट है ये इस हीट ने हमारे मैटर की स्टेट को चेंज किया या नहीं किया। तो हाँ, ये जो हीट है इसने हमारे इस मैटर की स्टेट को चेंज किया, क्योंकि ये पहले लिक्विड में प्रेजेंट था। जब हमने ये हीट देने से पहले ये लिक्विड में प्रेजेंट था, हीट देने के बाद ये इसका क्या हो गया, इसका वेपर हो गया। इसका मतलब इसने क्या किया था, इसने हमारे लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट किया था। तो ये हमारी लैटेंट हीट हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारा भी एक क्राइटेरिया चेक करना बाकी है तो हमने हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि जब हमारा स्टेट कन्वर्ट हुआ, जब हमारी स्टेट चेंज की इस हीट ने, तब हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था या नहीं था। तो हाँ, हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमने इसको 10 जूल हीट फिर से दी तो इसका 80 का 90 होना चाहिए था, लेकिन हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, 80 का 80 रहा। इसका मतलब क्या है, ये हीट जो है ये हमारे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करती है। पहला, स्टेट को भी चेंज किया और सेकंड, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा। तो ये भी हमारी लैटेंट हीट हमारी ये भी है जो हमारी लैटेंट हीट है। तो ये जो हीट है हमारी, ये और ये दोनों हीट हमारी सेम है या नहीं है, अब हम देखेंगे। तो ये जो हमारी दोनों हीट है वो हमारी हीट सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि इस हीट ने ये जो हमारी 20 जूल हीट है, इस 20 जूल हीट ने क्या किया, इस 20 जूल हीट ने सॉलिड को कन्वर्ट किया लिक्विड के अंदर। और ये जो हमारी 10 जूल हीट है इसने क्या किया, इसने लिक्विड को कन्वर्ट किया वेपर के अंदर। मतलब ये दोनों जो हीट है हमारी लैटेंट हीट वो सेम नहीं है। तो ये जो लैटेंट हीट है जो लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट करती है, इसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये जो हीट है जो सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करती है, लैटेंट हीट जो है सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करती है, उस लैटेंट हीट को हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सॉलिड को अगर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रही है तो इसको हमने कहना चाहिए लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रही है। लेकिन हम इसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों कहते हैं फिर? तो अब देखो, सपोज अगर मेरा अब देखो ये मेरा सॉलिड है, यहाँ पे ये मेरा पहले सॉलिड था और ये लिक्विड में कब कन्वर्ट हुआ, 20 जूल हीट को एब्जॉर्ब किया इसने, तब जाके ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब लिक्विड को अगर सॉलिड के अंदर आना हुआ, अगर लिक्विड को अगर सॉलिड के अंदर आना है तो लिक्विड को क्या करना पड़ेगा, लिक्विड को 20 जूल हीट को रिमूव करना पड़ेगा। इसने क्या कहा, इसने एब्जॉर्ब किया था सॉलिड ने। अब लिक्विड में जाने के लिए, अब लिक्विड को सॉलिड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 जूल हीट को रिलीज करना पड़ेगा। तो देखो, सॉलिड को लिक्विड में जाना हो 20 जूल हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और लिक्विड को सॉलिड में आना हो 20 जूल हीट ही रिमूव करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी। मतलब अमाउंट ऑफ हीट क्या है, सेम है। लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहो या फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड को सॉलिड में आने के प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहो या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दोनों की हीट की जो अमाउंट है लैटेंट हीट की वो सेम है, 20-20 है। तो इसी को हम कौन से भी टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट सेम होती है तो हम इसको कह सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी हम इसको कह सकते हैं और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऑफिशियली कौन सी टर्म यूज करते हैं, हम ऑफिशियली यूज करते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर क्या आता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर आता है ऐसी हीट जो सॉलिड एब्जॉर्ब करता है लिक्विड में जाने के लिए, और ऐसी हीट जो लिक्विड रिमूव करता है सॉलिड के अंदर आने के लिए, दोनों को हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखेंगे हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर क्या आता है। अब देखो, सपोज ये मेरा लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है और ये मेरा चला गया, जाने वाला है, मतलब गया मेरा वेपर के फॉर्म में। अब लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट होना है तो लिक्विड ने क्या किया, यहाँ पे 10 जूल हीट को एब्जॉर्ब किया, तब जाके लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हुआ। वेपर को अगर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 जूल हीट को लूज करना पड़ेगा।
मतलब यहाँ पे वेपर जब हमारा लिक्विड के अंदर आता है तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो अब देखो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड को वेपर के अंदर जाना हो तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो भी हमारी 10 जूल है, और लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो भी हमारी 10 जूल है, मतलब हमारी हीट के अमाउंट सेम है। तो हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहे या फिर लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है कहे, हम हीट की अमाउंट हमारी सेम ही होने वाली है। तो इसीलिए हम इसको कौन सी भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं और लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर दो चीज़ें हमारी आती है, एक लिक्विड ऐसी लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है जो उसको वेपर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको भी हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और जो हीट वेपर रिमूव करता है लिक्विड के अंदर जाने के लिए उसको भी हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोनों हमारे आते हैं, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी हमारी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर आती है। दोनों के लिए हम सेम टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे जो कि जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब यही कंसेप्ट है लेकिन इसके अंदर एक अलग एंगल है। अब देखो सपोज अगर मेरा सॉलिड है, अब इसको हम आइस के एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अब देखो सपोज अगर मेरा इसको, तो अब देखो सपोज ये जो है ये मेरा एक आइस है। अब ये जो मेरा आइस है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, मेरा सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, और इसका जो टेम्परेचर है वो है -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत कम है। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको हीट प्रोवाइड की और इसका टेम्परेचर मैंने मेजर किया, तो इसका टेम्परेचर अब आया 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अभी भी ये मेरा आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है, अभी भी ये मेरा सॉलिड है। अब इसको मैंने क्या किया, अब इसको मैंने फिर से इसको हीट प्रोवाइड की और अब इसका स्टेट चेंज हो गया, ये आ गया मेरा लिक्विड के फॉर्म में, मतलब इस आइस का भी वाटर बन गया, सॉलिड से मेरा लिक्विड के अंदर आ गया। अब इसका अगर मैंने टेम्परेचर मेजर किया तो यहाँ पे टेम्परेचर मुझे इसका मिला 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मैं अगर इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि ये इस हीट को इसने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमें यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो। अब यहाँ पे मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरा है वाटर, मेरा है लिक्विड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मेरी स्टेट चेंज हो चुकी है, सॉलिड का मेरा पूरे तरीके से लिक्विड के अंदर कन्वर्जन हो चुका है। अब अगर मैंने इसको अगर हीट प्रोवाइड की तो क्या होगा, मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यहाँ पे मेरा टेम्परेचर आएगा, सपोज मेरा यहाँ पे टेम्परेचर आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, मेरा यहाँ पे टेम्परेचर आ गया। और फिर मैंने इसको और हीट मैंने इसको प्रोवाइड की तो इसका ये जो मेरा लिक्विड है वाटर, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इसका टेम्परेचर आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ को नोट करना है, तो अब देखो जब हमारी स्टेट, यहाँ पे मेरी स्टेट चेंज हो रही थी, जब हमारी स्टेट पूरे तरीके से चेंज हो गई, जब हमारे मैटर की स्टेट पूरे तरीके से चेंज हो गई, तो पूरे तरीके से स्टेट चेंज होने के बाद अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ तो ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब सपोज अगर मेरा आधा सॉलिड यहाँ पे बचा हुआ है और मैंने इसको हीट प्रोवाइड की तो वो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वो जो हीट है वो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में चली जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जब हमारी स्टेट पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, सॉलिड का पूरी तरीके से लिक्विड में जब कन्वर्जन हो जाता है, उसके बाद हीट देने पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब जब स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, लेकिन स्टेट चेंज होने के बाद हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब देखो ये जो लिक्विड है मेरा 20 डिग्री सेल्सियस का, इसको अब मैंने फिर से इसको हीट प्रोवाइड की और अब ये जो मेरा लिक्विड है, इस लिक्विड का टेम्परेचर आ गया मेरा 100 डिग्री सेल्सियस क्योंकि मैंने इसको हीट प्रोवाइड की। अब इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है मेरे इस वाटर का, अब इसको मैंने और टेम्परेचर मैंने इसको प्रोवाइड किया और मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, तो इसका जो है वो इसका स्टेट चेंज हो गया, लिक्विड से ये वेपर में आ गया और इसका टेम्परेचर भी मुझे मिला 100 डिग्री सेल्सियस। और अब वेपर फॉर्म होने के बाद, मतलब स्टेट चेंज होने के बाद, लिक्विड से वेपर में आने के बाद, स्टेट चेंज होने के बाद अगर मैं इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा 10 डिग्री सेल्सियस। सपोज इसका टेम्परेचर चला गया तो देखो मेरा जो सॉलिड था उसका लास्ट पॉइंट पे, सॉलिड का लास्ट पॉइंट पे टेम्परेचर 0 था और लिक्विड के फर्स्ट पॉइंट पे उसका टेम्परेचर 0 था। मतलब जब स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, लेकिन पूरे तरीके से स्टेट चेंज होने के बाद में मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो यही हमें यहाँ पे ध्यान में रखना था। अब देखेंगे हम स्पेसिफिक लैटेंट हीट को। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट जो है वो पूरा का पूरा कंसेप्ट, हमारा जो पहला लैटेंट हीट का कंसेप्ट था वही है, लेकिन स्पेसिफिक लैटेंट हीट में यहाँ पे कंडीशन क्या है। अब अगर सपोज हमारा जो सब्सटेंस है जिसका हमें स्टेट चेंज करना है वो अगर 1 kg है और इस ऐसे 1 kg सब्सटेंस को अगर इसकी स्टेट चेंज करनी है तो इसके लिए जो हीट यहाँ पे लगेगी
उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट। मतलब क्या है, लैटेंट हीट वही है जो हीट हमारी स्टेट को चेंज करती है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वही है। लेकिन अगर सपोज सब्सटेंस हमारा, अगर यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर हमारा जो सब्सटेंस है वो अगर 1 kg है, तो उस 1 kg सब्सटेंस को जितनी हीट लगेगी उसकी स्टेट चेंज करने को एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट। मतलब अब देखो, सपोज ये मेरा आइस है, ये मेरा आइस जो है वो 1 kg मेरा आइस प्रेजेंट है। अब इस आइस 1 kg आइस जो है मेरा वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। अब इस सॉलिड को लिक्विड में मुझे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कितनी हीट लगेगी, 1 kg आइस को कितनी हीट लगेगी कि मेरा 1 kg आइस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे वाटर इसका हो गया। कितनी हीट देने के बाद, तो यहाँ पे इसको हीट लगेगी 336 जूल हीट इसको लगेगी। इसका मतलब 336 जूल जो हीट है वो हीट है मेरी स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर दी आइस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने देख लिया लैटेंट हीट को हमने समझ लिया, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हमने समझ लिया, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हमने समझ लिया, और स्पेसिफिक लैटेंट हीट को भी हमने कंसेप्चुअली सब कुछ हमने देख लिया।